हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1935 के अधिनियम तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1935 से 1940 के बीच को देखा जाए तो उस समय अंग्रेज़ थोड़ा सा बुरी स्थिति में हो गए थे, क्योंकि 1935 के इलेक्शन के बाद 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 में इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन का जो है कांग्रेस ने जो है विरोध कर दिया कि हम जो है कैबिनेट में नहीं रहेंगे, त्यागपत्र दे दिया। और उसके वो तो एक समस्या थी, एक संवैधानिक संकट था ही, है ना। साथ में क्या हो रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध भी होने वाला था, तो वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि युद्ध और संवैधानिक संकट दो बड़ी चीज़ें जो है ब्रिटिश के सामने, अंग्रेज़ों के सामने थी। तो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रस्ताव लाया जिसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940। एक प्रकार से देखा जाए तो पुड़िया थमाने का काम किया गया कि भाई हम पुड़िया ले लो और मौज करो। तो उसमें क्या किया गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता वश और ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनिथिगो, जो कि वायसराय थे उस समय, के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी प्रस्ताव को हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब इस प्रस्ताव में क्या बातें की गई? पहला तो यह था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें अब क्या किया जाएगा कि भारतीयों की संख्या को और अधिक शामिल किया जाएगा। दूसरा क्या किया गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये दो बातें की गई। तीसरी बात ये कही गई कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। अभी तक भारतीय संविधान के बारे में अंग्रेज कुछ नहीं बोल रहे थे, संविधान बनाने के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, यानी संविधान के बारे में उन्होंने कुछ कहा। और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अधिकार है लेकिन बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा इसके बारे में बात नहीं की गई। और कहा गया कि युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा, अर्थात युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, भारत को स्वराज तो दिया जाएगा लेकिन पूर्ण स्वराज नहीं होगा, वो औपनिवेशिक स्वराज होगा, यानी शासन अंग्रेजों का ही रहेगा, केवल स्वराज दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। जब असंतोष व्यक्त किया तब ये अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया, असफल हो गया, क्योंकि दोनों पार्टियों ने इसको माना नहीं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। कांग्रेस ने कहा कि अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे और इस विचारधारा के पोषक जो थे वो गांधी जी थे। अब ये सब व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 से 40 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये दो सत्याग्रही थे, प्रथम और दूसरे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है हमारा उसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब इस अगस्त प्रस्ताव के विफल होने के बाद फिर अंग्रेज एक दूसरी पुड़िया थमाने का प्रयास किए। उस पुड़िया का नाम था क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में क्या बातें की उसको देखते हैं कि भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति। एक तो भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ ही रहा था और दूसरी चीज़ ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में जापान क्या था, जापान की शक्ति थोड़ी बढ़ रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की शक्ति बढ़ रही थी, तो जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया, है ना। भारत की ओर लोगों का ध्यान गया। अमेरिका, चीन, है ना, जैसे अमेरिका जो स्वतंत्र हो गया था, चीन जो लगभग स्वतंत्र था, है ना, ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। इन दो राष्ट्रों ने और जापान ने मिलकर के ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को टाला नहीं जा सकता है, कि अब जैसे संविधान की मांग इतनी दिन से हो रही थी उसको टाला जा रहा था, लेकिन अब ये कहा गया कि भाई अब टाला नहीं जा सकता।
अतः क्या किया गया कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को क्या किया, दिल्ली भेजा। किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो किस मिशन भारत आया, इसके जो आधिकारिक वार्ताकार थे कांग्रेस की तरफ से वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ये दो मेन वार्ताकार थे। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किस मिशन या किस प्रस्ताव में क्या कहा गया था वो हम आगे देखते हैं। कब प्रस्तुत किया गया, 30 मार्च 1942 को। ये कहा गया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अभी तक संविधान सभा के गठन की कोई बात नहीं कर रहे थे। ये कहा गया था कि भाई संविधान बनाना तो भारत का अपना अधिकार है, लेकिन संविधान सभा के बनाने या संविधान सभा के गठन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी। लेकिन अब क्या किया कि इस मिशन में कहा गया कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा क्या कहा गया कि प्रांतों को संविधान को स्वीकारने या अपने लिए संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी, यानी प्रांत चाहे तो संविधान को स्वीकार करें या अपने लिए संविधान का निर्माण कर लें। तीसरे की बात की गई थी कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। देखिए यहाँ भी गेम खेल गए, क्या कहा कि ऐसे भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, यानी ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिएगा। पूर्ण राष्ट्र नहीं, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा होगा। अगला देखते हैं कि मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम लीग को भी थोड़ा खुश करने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम लीग चाहे तो कि भारतीय संघ को स्वीकार करे, चाहे तो भारतीय संघ को न स्वीकार करे। अगला पॉइंट देखते हैं कि नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। यानी जब तक नया संविधान बन नहीं जाता तब तक जो है भारत की जो रक्षा का दायित्व होगा वो ब्रिटिश सरकार का होगा। अगला देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदाय के आधार पर विभाजन की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। तो इस सांप्रदायिक आधार पर जो है हम विभाजन नहीं करेंगे, है ना, यानी भारत पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नामंजूर करने के कारण क्या किया गया कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, इसको ठुकरा दिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस देख रही थी कि कहीं ना कहीं तो भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर रहा है, इसलिए क्या किया कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया, इसका विरोध किया। अगला देखते हैं कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा कि भाई अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा, है ना, कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, ये गांधी जी ने कहा था। क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस ने सोचा कि अब इस तरह से काम नहीं चल पाएगा, हमें कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस ने 1942 में एक आंदोलन शुरू किया जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में प्रस्ताव पारित किया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया, 14 जुलाई 1942 को, और अनुमोदन हुआ 8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अनुमोदन किया गया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रस्ताव कब पारित किया गया और अनुमोदन कब किया गया। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका क्या किया, समर्थन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तावित किया और इसका समर्थन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था।
आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 9 अगस्त 1942 को, है ना। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1942। अगस्त प्रस्ताव वो अलग है और अगस्त क्रांति वो अलग है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का जो अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और अगर अगस्त क्रांति जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, इसलिए दोनों में अंतर है शब्दों का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त क्रांति अलग है। आगे चलते हम लोग। इसके बाद जब आगे में देखा कि अब काम चल नहीं पाएगा, आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, उसको हम लोग बोलते हैं वेबल योजना। वेबल योजना 1945 अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। लिथगो के स्थान पर वेबल भारत का वायसराय बनकर के आए। वेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेबल योजना के नाम से जानते हैं। 14 जून 1945, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें कौन सी बातें शामिल की गई थी, उन बातों को देखते हैं कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। भाई, कार्यकारिणी परिषद का केंद्र में गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त, यानी वायसराय और सैन्य प्रमुख, ये सभी पद जो होंगे वो अंग्रेजों के होंगे और इनके अतिरिक्त से सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। और प्रतिरक्षा विभाग भी किसके अधीन होगा, वायसराय के अधीन होगा। यानी जो मुख्य पद होंगे वह अंग्रेजों के अधीन होंगे, बाकी सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यानी जितने मुस्लिम सदस्य होंगे उतने ही हिंदू सदस्य होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, यानी द्वितीय विश्व जब खत्म हो जाएगा तो भारतीय को संविधान बनाने का अवसर दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं, निरुद्ध मतलब कि गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। यानी जितने भी नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब आगे देखते हैं जिस शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, शिमला सम्मेलन 1945 को। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ये इंपॉर्टेंट है कि शिमला सम्मेलन जो 1945 में हुआ उसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया, तो कांग्रेस का नेतृत्व किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, तो गांधी जी ने शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य का चयन सिर्फ वही करेगी। यानी मुस्लिम चाहती थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें जो सदस्य होंगे मुस्लिम लीग के, उनका चयन स्वयं वो वही करेगी, है ना। जिससे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं करने देंगे, है ना। आगे देखते हैं। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को भी विफल घोषित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी रही और मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़ी रही। उसकी वजह से क्या हुआ, शिमला सम्मेलन रद्द हो गया। क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जीत पड़ी थी और दोनों बातें मानी नहीं गई, इसलिए क्या हुआ, ये भी सम्मेलन रद्द हो गया। आगे चलते हम लोग। फिर एक नया मिशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946। इसमें क्या किया गया, इसमें कौन सी बातें शामिल की गई उनको हम लोग देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो क्या हुआ, 1945 में आम चुनाव हुए और उस आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। इसने क्या किया कि 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब घोषणा किया,
14 मार्च 1946 को कहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने प्रधानमंत्री एटली ने। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन जिसके हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन। इसके सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना, और एवी अलेक्जेंडर। जो क्रिप्स थे वह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। अब इन तीनों को मिला करके एक कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में। मार्च 1946 में भारत आया। मार्च 1940 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अब देखते हैं आगे कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरकार जो प्रयास चल रहा था वो कैबिनेट मिशन जाकर के, जब कैबिनेट मिशन आया तब जाकर के कंप्लीट हुआ कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा ताकि हम संविधान का निर्माण कर सकें। और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई थी वो देखते हैं। अन्य प्रावधान कि भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, यानी भारत एक संघ होने कई राज्यों मिलकर के भारत का निर्माण करेंगे। इसमें क्या होंगे? जो ब्रिटिश प्रांत होंगे यानी जहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था, है ना, अंग्रेजों का कब्जा था, और देसी रियासतें शामिल होंगी। साथ ही संघीय विषय के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी। संघीय विषय, है ना, के अतिरिक्त सभी विषय जो होंगे एवं अवशिष्ट शक्तियाँ वो प्रांतों में निहित होंगी, ये शामिल किया गया इसमें। और कहा गया कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी उसको क्या किया गया? ठुकरा दिया गया। और आगे पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यानी जो संविधान सभा होगी उसमें कौन कौन शामिल होगा? एक तो हो गए जो प्रांतीय विधानसभा होगी, है ना, और साथ में देसी रियासत के प्रतिनिधि हो गए। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। यानी जो सदस्य चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आएंगे। प्रांतीय विधानसभा जो सदस्य आएंगे उनका जो चुनाव प्रक्रिया होगी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होगी, ना कि वयस्क मताधिकार पर। यानी वयस्क मताधिकार पे आधार पर वोटिंग नहीं होगी, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर वोटिंग होगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे निर्वाचन प्रणाली में, ये इसको पढ़ेंगे डिटेल में निर्वाचन प्रणाली को कि क्या होती है निर्वाचन प्रणाली। समानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। यानी जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उसका जो मानक होगा वो होगा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, जहाँ पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था, यानी जहाँ पर विधानसभा, कहने का मतलब जहाँ विधानसभा सभाएँ थी वहाँ से 292 प्रतिनिधि। जो देसी रियासतें थी जहाँ पर राजाओं आदि का शासन था, है ना, तो वहाँ से 93, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से जहाँ से कमिश्नरेट व्यवस्था का मतलब कि अंग्रेजों ने लागू की थी वहाँ से 4 प्रतिनिधि शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 कैसे? क्योंकि 292 जो ब्रिटिश प्रांत के और 4 जो है कमिश्नर क्षेत्र के मिलाकर के 296 हो गए। अब 296 प्रतिनिधियों का आंकड़ा देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। 296 प्रतिनिधि यानी 292 प्लस 4 का समुदाय संप्रदाय के आधार पर विभाजन। अब इसमें संप्रदाय के आधार पर इसका विभाजन कैसे होता है वो देखते हैं। जो सामान्य सीटें थी वो 213 थी। इस 296 में से जो सामान्य सीटें थी वो 213 थी। मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो 79 थी, और सिख के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो 4 थी। 213, 79 और 4। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, भाग खा और भाग गा। भाग का के तहत क्या क्या शामिल थे प्रांत? मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश,
बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा, ये भाग का के अंतर्गत आते थे। भाग खा के अंतर्गत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध, और भाग गा के अंतर्गत आता था असम और बंगाल को रखा गया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसको बाद में क्या किया गया था, मिलाया गया था पटेल जी द्वारा, है ना। तो हैदराबाद याद रखना कि हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी, यानी इसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। इम्पॉर्टेंट है हैदराबाद। अब ये सब जब हो गया, सीटें भी निश्चित हो गई, संविधान का निर्माण कैसे होगा, संविधान सभा कैसे बनेगी, सब कुछ निश्चित हो गया, सीटें कहाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ कहाँ से लोग चुने जाएंगे, सब कुछ जब निश्चित हो गया, तब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एक अंतरिम सरकार बना लेते हैं, वो अंतरिम सरकार तब तक के लिए काम करेगी। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, उसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया कि 1 अगस्त 1946 को जो लॉर्ड वेवल थे, जो वायसराय थे लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहा कि आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए, यानी निमंत्रण दिया 1 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार की घोषणा की गई, यानी 24 अगस्त 1946 इम्पॉर्टेंट है कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई कि हम क्या करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित की गई, है ना। कब गठित की गई? 2 सितंबर 1946 को। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1946 को क्या किया, वेवल ने प्रस्ताव दिया कि आप अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया कि घोषणा की गई कि हम क्या करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। और 2 सितंबर 1946 को क्या किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे पॉइंट देखते हैं, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवल था, यानी जो ये सरकार गठित हो रही थी, इसका जो सुप्रीम था वो वायसराय वेवल था, और उपाध्यक्ष जो थे वो नेहरू जी थे, है ना। इसका सुप्रीम यानी अध्यक्ष कौन था, वायसराय वेवल था, और उपाध्यक्ष जो थे वो नेहरू जी थे। सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। जो परिषद बनाएगी इसमें 13 सदस्य थे। अध्यक्ष वायसराय वेवल था और उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड वेवल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। डेट इंपॉर्टेंट है कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग क्या की, मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई अंतरिम सरकार में, 26 अक्टूबर 1946 को। परिषद के 3 सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां, जो परिषद गठित हुई थी 13 सदस्यीय परिषद, जिसके अध्यक्ष थे वायसराय वेवल और उपाध्यक्ष थे नेहरू, है ना। और उनके सहित जो मिला करके टोटल 13 लोगों की परिषद थी, उसमें से 3 लोगों को क्या किया गया, मंत्री परिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया। जब मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को कहा, 26 अक्टूबर 1946 को कि हम शामिल होंगे, तब क्या किया गया कि जो टोटल 13 सदस्य थे, इसमें से 3 सदस्यों को निकाल दिया गया। कौन कौन से 3 सदस्य, सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस और सर सफाद अहमद खां को इसमें से निकाल दिया गया। तो 13 में से 3 सदस्यों को निकाल दिया गया और साथ ही 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल कर लिया गया, यानी टोटल कितने हो गए, 15 सदस्य हो गए। 13 से 3 निकले 10 बचा, और 10 में 5 जोड़ दिए गए, टोटल 15 सदस्य हो गए। यानी अब 5 प्रतिनिधियों को मुस्लिम लीग से शामिल कर लिया गया, और जो पहले से 13 सदस्य उनमें से 3 सदस्य को निकाल दिया गया। अब टोटल संख्या हो गई 15। जो वित्त मंत्रालय जैसे जो महत्वपूर्ण पद थे वो भी किसको दिए गए, मुस्लिम लीग को दिए गए, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, लियाकत अली खां कर रहे थे। मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। मुस्लिम लीग इसलिए शामिल नहीं थी कि चलो हम मान गए हैं, हम भारत का हिस्सा रहेंगे, सब कुछ रहेगा, मुस्लिम लीग अब जो है भारत के समर्थन की बात करेगा, हाँ, यानी पाकिस्तान बनने की बात नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि हम इसके अंदर जाएं और अंदर जा कर के अपनी आवाज़ उठाएं, है ना।
तो इसका उद्देश्य क्या था? भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर अम्बेडकर ने भी कुछ कहा। अम्बेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। इस पॉइंट पर अम्बेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक तो जिन्ना के समर्थन वाली सरकार और एक कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार। अब जो अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य था 15 लोगों के, उसमें कौन कौन शामिल था वो भी देख लेते हैं। जो वायसराय बेबल था वो अध्यक्ष था, है ना। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये इनके अधीन आते थे, जवाहरलाल नेहरू के अधीन। वल्लभ भाई पटेल के अधीन क्या क्या था? इनके अधीन था गृह और सूचना और प्रसारण। जान मथाई के उसमें क्या था? उद्योग और आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह के अंडर में रक्षा था। सी राजगोपालाचारी के अंडर में शिक्षा थी। सी एस भाभा के कार्य खनन और बंदरगाह था। राजेंद्र प्रसाद के अंडर खाद्य एवं कृषि था। अरोड़ा आसफ अली के अधीन था रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम को मिला था श्रम। लियाकत अली खां को मिला था वित्त। महत्वपूर्ण जो है पद मिला था इनको। जो मुस्लिम लीग के थे आई चुंद्रीगर, इनको मिला था वाणिज्य और संचार। और अब्दुल रब निस्तार, इनको मिला था संचार। और जोगेंद्रनाथ मंडल, इनको मिला था विधि, है ना। और गजनाफर अली खां, इनको मिला था स्वास्थ्य, है ना। तो स्वास्थ्य इनको मिला। गजनाफर अली खां को ये जो देखिए लियाकत अली खां से लेकर के गजनाफर अली खां तक जो टोटल 5 लोग थे ये लीग के थे। ये ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिए कि लियाकत अली खां, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजनाफर अली खां, ये टोटल 5 लोग थे जिनको क्या किया गया था, मुस्लिम लीग के लोग थे, इनको शामिल किया गया था सरकार में। अब आगे चलते हम लोग। सरकार का गठन तो हो गया, अब चलते हैं अपनी संविधान सभा का गठन। सरकार के गठन होने के बाद संविधान सभा का प्रोसेस शुरू हो गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के डॉक्टर, ये लिख गया है यहाँ पर, डॉक्टर सर हेनरी मेन ने किया था। संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के डॉक्टर सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु इसको व्यावहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। जो संविधान सभा का विचार जो है का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन इसको अपनाया किसने था? तो अमेरिका और फ्रांस ने इसको सर्वप्रथम अपनाया था। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था 1895 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम भारत में कब तैयार हुआ, यानी किसके द्वारा तैयार किया गया? तो तैयार हुआ था तिलक के द्वारा। कब तैयार हुआ? 1895 में स्वराज विधेयक में पारित किया गया। आगे देखते हैं कि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी 1922 में गांधी जी ने संविधान के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था? कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1922 में गांधी जी ने कहा। 1924 में हम ये हिस्ट्री देख रहे हैं कि कब किसने संविधान के बारे में किसने क्या कहा, कब से संविधान का विचार शुरू हुआ, है ना। तो 1924 में क्या किया? पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी कुछ कहा कि मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया। देखो, पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 में क्या किया? ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान पर सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था, किंतु औपचारिक रूप से अगर पूछा जाए कि औपचारिक रूप से किसने कहा था कि संविधान सभा के बारे में विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था। जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब विचार तो प्रस्तुत कर दिया औपचारिक रूप से एम.एन. राय ने, लेकिन इसको मूर्त रूप बनाने का कार्य किसने किया? तो 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम 1942 में क्रिस मिशन
ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया। अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? तो अंग्रेजों ने स्वीकार किया 1942 में। कहाँ? क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया कि संविधान की सभा के बारे में उन्होंने कुछ कहा, है ना, स्वीकार किया कि हाँ भाई भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। परंतु 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यावहारिक रूप से प्रदान किया गया, क्योंकि 1946 में कहा गया कि अब भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया? संविधान सभा का निर्माण भी किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन सी बुक थी इनकी? वो बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट देखते हैं कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। नोट कुछ है, नोट देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में संविधान सभा निर्माण की मांग की गई। अगर पूछा जाए कौन सी पार्टी थी जिसने संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई, तो वो पार्टी हुई स्वराज पार्टी। कब? 1924 में। कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मांग को स्वीकार किया। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया संविधान सभा के निर्माण की मांग को? 1937 में। 1939 के त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, अधिवेशन में कांग्रेस इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी, यानी संविधान सभा बनेगी और वही संविधान का निर्माण करेगी। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको दोहराया भी। अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे? कुछ सदस्य का नाम भी देख लेते हैं। ये सदस्य हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खां, एन माधव राव, पुरुषोत्तम दास टंडन, के एम मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, जे बी कृपलानी से लेकर के एन माधव राव तक। टोटल इतने हैं जो प्रमुख सदस्य हैं। ऐसे बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन ये प्रमुख सदस्य हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इसको दे करके पढ़ सकते हैं। और कभी क्वेश्चन आए कि मान लो 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो आप टिक कर सकें। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, थे तो बहुत सारे हमारे, है ना। संविधान सभा में शामिल महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिलाएं कम ही थी, 15 महिलाएं थी, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। सुचेता कृपलानी, ये थी उत्तर प्रदेश से। विजय लक्ष्मी पंडित, ये थी उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी, ये भी थी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी, ये भी थी उत्तर प्रदेश से। और बेगम एजाज रसूल, ये भी थी उत्तर प्रदेश से। टोटल 5 महिलाएं शामिल थी उत्तर प्रदेश से। नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपी पीसीएस के लिए, चाहे आरओ के लिए। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और स्ट्रीम लेके जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना तो नहीं है, तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, ये उत्तर प्रदेश से शामिल महिलाएं थी जो संविधान सभा में शामिल थी। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रांत से कौन कौन शामिल था। राजकुमारी अमृता कौर, बिहार सरोजिनी नायडू, बम्बई से हंसा मेहता, मद्रास से जी दुर्गाबाई, मद्रास से दक्षयानी बिलादुयन, और मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी उड़ीसा से, और रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल से, और एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से। ये इतनी महिलाएं, टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। हम लोगों ने इनको देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं कि 15 महिलाएं टोटल शामिल थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296, 292 प्लस 4 कम, है ना, 296 जो स्थान थे, स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कब चुनाव संपन्न हुए? जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें से कांग्रेस को 199 सीटें मिली। कांग्रेस ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन 210 सीटों में से 199 सीटों पर उसको सफलता मिली। और 9 स्थानों पर कांग्रेस
समर्थित प्रतिनिधियों ने सफलता प्राप्त की। यानी 9 स्थान ऐसे थे जहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल थे, जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, लेकिन चुनाव अलग लड़ रहे थे, तो 9 सीटें ये भी शामिल होगी। इस प्रकार कांग्रेस की टोटल सीटें हो गई 208, यानी टोटल 296 सीटें थी और 296 सीटों में से 208 कांग्रेस ने जीत ली। इस प्रकार कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73 सीटें प्राप्त हुई, जो कुल स्थानों का 25% से भी कम थी। यानी मुस्लिम लीग को जो 73 सीटें प्राप्त हुई, उनका अगर कुल स्थान देखा जाए तो कुल स्थानों में से इसका 25% भी हिस्सा नहीं था। एक से एक सीट पर कौन कौन शामिल थे जो एक एक सीट पर जीता? यूनिस्ट मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति, सिख और साम्यवादी, ये ऐसे लोग थे जिनको एक एक सीटें मिली थी। 8 स्थान ऐसे थे जिन पर निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव जीते थे या निर्वाचित हुए थे। आगे पॉइंट देखते हैं कि फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अगर समुदायवाद देखें तो एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व किया था वो फ्रैंक एंथोनी ने किया था और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व पीएच मोदी ने किया था। आगे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल चुने गए थे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो जब 1946 में ये चुने गए थे तो ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु जब भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान चला गया, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, 1947 में जब विभाजन हुआ भारत का, भारत पाकिस्तान बना, तो जो आज बांग्लादेश है वो क्या था, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, है ना। तो पाकिस्तान का जब हिस्सा हो गया तो अम्बेडकर को वहाँ से चुनाव तो नहीं लड़ाया जा सकता, तो क्या किया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम आर जयकर से त्यागपत्र दिला करके उनको वो सीट अलॉट कर दी गई कि किसने त्यागपत्र दिया? एम आर जयकर ने, और उनके स्थान पर किसको शामिल कर लिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी पहले भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से, लेकिन वो सीट पाकिस्तान में जाने के कारण अब वो कहाँ से चुने गए? मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको ध्यान रखिएगा। और देखते हैं कि इसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने क्या किया? बहिष्कार का निश्चय किया। अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 208 सदस्य उपस्थित थे। यानी तो टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे? 208। 208 ही कांग्रेस ने क्या की थी? सीटें जीती थी, और यही लोग क्या हुए? शामिल हुए। और बाकी जो मुस्लिम लीग की सीटें थी 73, ये लोग शामिल नहीं हुए। तो 208 सदस्य क्या हुए? उपस्थित हुए। संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई, है ना। और उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है या प्रथम अधिवेशन होता है, तो उस समय क्या होते हैं? एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर से 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और जो कि दिल्ली में संपन्न हुई। तब अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनके स्थान पर स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, वो किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी अस्थायी अध्यक्ष से अब किसको बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक प्रारूप समिति बनाई गई और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, जिनका निर्वाचन 24 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। तो इसका निर्वाचन कब हुआ था? 24 अगस्त 1947 को। अब जब मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तब कांग्रेस एक और योजना लेकर के आते हैं। इसको बोलते हैं माउंट बेटन योजना। इसको समझते हैं। जब मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, तब देखते हैं क्या हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को
इम्पॉर्टेंट डेट है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। जब कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू से कि आप अंतरिम सरकार बनाएं, तो उसके विरोध में क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना करके विरोध जताया और देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए उस समय। 16 अगस्त 1946 की डेट इम्पॉर्टेंट है। इस समय मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया और पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद में क्या हुआ, अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया। बाद में क्या हुआ कि उसके 5 सदस्य जो शामिल हो गए थे, शामिल तो हो गए लेकिन क्या किया, गतिरोध उत्पन्न किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक से अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया और फिर क्या हुआ, सरकार में शामिल हो गए। सरकार में शामिल होकर के अंदर क्या किए, विरोध करते रहे और फिर जब संविधान सभा गठित हुई तो संविधान सभा में क्या हुए, वो शामिल नहीं हुए। इलेक्शन लड़ा, चुनाव जीते, लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। गतिरोध उत्पन्न किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। यानी अब यह नहीं होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक होकर के काम करेंगे, या तो ये कहें कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ रहेंगे। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। अब क्या किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की। उन्होंने क्या घोषणा की कि 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी अंग्रेज सरकार, है ना। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन, जो वायसराय वेवेल थे, उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद लंदन चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन आए तो भारत में क्या किया कि विभिन्न नेताओं से मिले, विभिन्न दलों के नेताओं से मिले और विभिन्न दलों के नेताओं से मिल करके विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श करने के बाद वह पुनः कहाँ चले गए, तो पुनः लंदन चले गए और लंदन जा करके वहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। कहा कि अब वहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा कि जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम करें, हिंदू मुस्लिम एक साथ रह कर काम करें। अब ये ऐसा नहीं होगा, हमें देश विभाजन करना पड़ेगा। यानी हमें भारत भी बनाना पड़ेगा और साथ में पाकिस्तान भी बनाना पड़ेगा। योजना पर सहमति प्राप्त कर वह 31 मई 1947 को वापस आ गए। जब उस योजना जो उन्होंने प्रस्तुत की देश विभाजन की, उस योजना पर सहमति प्राप्त हो गई, तो सहमति प्राप्त कर वह क्या किए, 31 मई 1947 को वापस आ गए। कहाँ, भारत आकर के उन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना भी लोग बोलते हैं इसको, या बाल्कन प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बाल्कन प्लान की संज्ञा भी अभिहित किया जाता है ना। ध्यातव्य है कि आरंभ में इस योजना का अब्दुल कलाम और गांधी जी ने घोर विरोध किया। जो माउंटबेटन की योजना थी, इसका अब्दुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत दोनों अलग राष्ट्र बन जाएं। तो गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विरोध किया, लेकिन देखा कि भाई कोई रास्ता बच नहीं रहा है, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, दोनों के विचार भी अलग अलग हैं। वो चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान बने, वो चाहते हैं कि भारत क्या है, वो भी हिंदुओं का रहे। तो विचार काफ़ी अलग अलग थे, कोई रास्ता बच नहीं रहा था, सांप्रदायिक दंगे बहुत तेज़ हो चुके थे। तो गांधी जी ने भी क्या किए, हथियार डाल दिए और कहा कि भैया चलो हम भी मान लेते हैं इस बात को कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 राष्ट्र बनेंगे। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी। गांधी ने कहा भैया प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तदुपरांत इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कांग्रेस की तरफ से। तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि विरोध कर रहे थे, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या किया? समर्थन किया कि अब कोई चारा नहीं बचता है, हमको इसको समर्थन करना पड़ेगा, इस योजना को मानना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सिंध कांग्रेस के नेता चौधराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीजुर रहमान आदि ने इस बैठक में प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया विपक्ष में किसने मतदान किया था इस प्रस्ताव के विपक्ष में? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया था? इस प्रस्ताव का विरोध किया था। साथ ही में राम मिटवानी ने और चौधराम मिटवानी ने और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, मौलाना हफीजुर रहमान ने इसका विरोध किया था, यानी इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। आगे देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या कहा कि हम इसलिए जो है इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, यानी एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अगला देखते हैं कि योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत की दो संप्रभु राष्ट्रों भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा, है ना। इस योजना में क्या था कि दो संप्रभु राष्ट्र बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया गया। पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई। देशी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। जो देशी रियासत होंगी उनको अपनी इच्छानुसार, वो चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं और चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और पंजाब और बंगाल के बारे में कहा गया कि इसमें हम लोग क्या कराएंगे? जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह के आधार पर विभाजन होगा इनका। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार ना हो। यानी संविधान सभा द्वारा जो पारित संविधान होगा उसको भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार ना हो। यानी बहुत कुछ खिचड़ी पका करके लेकर आए माउंटबेटन और कहा कि भारत अगर स्वतंत्र हो भी गया तो आगे तक चल नहीं पाएगा। ऐसी योजना उन्होंने बना दी थी कि भैया देशी रियासत अपने मन से शामिल होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं शामिल होंगे। पंजाब बंगाल का हम जन्म संग्रह कराएंगे और साथ में संविधान केवल उन्हीं पर लागू होगा जो उसको स्वीकार करेंगे, जो स्वीकार नहीं करेंगे उन पर लागू नहीं होगा। एक प्रकार से देखो तो भारत को पूरा तरह से बर्बाद करने वाली की पूरी योजना थी। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। भारत और पाकिस्तान चाहेंगे तो राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं शामिल होंगे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया, है ना। अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। सबने मंजूर कर लिया कि अब बात बन गई है, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया? इसको मूर्त रूप देने के लिए एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। अब इस अधिनियम में देखते हैं क्या कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया। यानी दोनों जो है सदन के द्वारा विधेयक क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। पारित करने के पश्चात 18 जुलाई 1947 को इसकी राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई, है ना। और फिर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा भी कर दी गई। दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया।
अब जब बोला गया कि भारत पाकिस्तान और दो अलग राष्ट्र हो जाएंगे और इन राष्ट्रों का गवर्नर जनरल भी नियुक्त किया गया कि भैया गवर्नर जनरल जो भारत में होंगे वो माउंटबेटन होंगे और जो यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना बने थे और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। यानी जब तक अलग संविधान सभा दोनों में गठित नहीं हो जाती है ना, नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए क्या किया जाएगा कि यही जो विधानसभा होगी वही 1935 के एक्ट के तहत क्या करेगी, कार्य करती रहेगी। देसी रियासतों को भारत पाकिस्तान में किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। और अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का देसी रियासतों पर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। यानी अब ब्रिटिश क्राउन का देसी रियासतों पर जो प्रभुत्व था वो प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। तथा भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। जो भारत मंत्री का पद गठित किया गया था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग गठित किए गए, है ना। जो दो राज्य गठित किए गए हमारे भारत और पाकिस्तान, इनकी सीमा के निर्धारण के लिए आयोग गठित किया गया। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे, है ना। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, सर रेडक्लिफ थे। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था, है ना। 4 सदस्य इन आयोग में 2 सदस्य कांग्रेस के तथा 2 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि दोनों राष्ट्र अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा, जो ऊपर हम लोग देख भी चुके हैं इस पॉइंट को। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में सम्मिलित होना था। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक 2 डोमिनियन राज्यों यानी 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया। 14 अगस्त 1945 को किसका गठन, पाकिस्तान का, और 15 अगस्त 1945 को भारत का, है ना। यानी 14 अगस्त को कौन स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, और 15 अगस्त 1947 को कौन स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का दर्जा था वो एक प्रकार से औपनिवेशिक राज्य का था, जब तक संविधान बन नहीं गया, सब कुछ लागू नहीं हो गया। भारतीय संविधान का निर्माण, इसमें देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो समितियां बनाई गई कि कौन समिति कौन सा भाग या कौन सी चीज़ों को देखेगी, है ना। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जो प्रारूप समिति बनाई गई उसका जो सुप्रीम था यानी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघ संविधान समिति को देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो प्रमुख थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी, है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के S वादाचियार और राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के JV मावलंकर। आवास समिति के B पट्टाभी सीतारामैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अलादि कृष्णस्वामी अयंगर। सर्वोच्च न्यायालय समिति के S वार्दाचार्य। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के JV मावलंकर। आवास समिति के B पट्टाभी समिति, देखो रिपीट हो गया आवास समिति वाला, ये वाला। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अलादि कृष्णस्वामी अयंगर। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से क्षेत्रों के जो थे वो थे गोपीनाथ बारदोली।
अपराजित और आंशिक रूप से अपराजित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर इसके जो प्रमुख थे तो ए बी ठक्कर थे। कुछ चीज़ें इसमें देखो रिपीट हो गई हैं, जैसे आवास समिति देखो 2 बार आ गया है, संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति 2 बार है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों बार पढ़ सकते हो। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा लेंथी है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो कि कौन सी समिति के कौन से सुप्रीम थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बढ़िया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। जो संविधान सभा की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई वो तब से प्रारंभ हुई जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उस समय क्या किया गया था कि जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। और जो तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। उस समय क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, स्वीकृति कब मिली। तो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, अब मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को। अब जो प्रारूप समिति देखे थे हम लोग समितियों में, तो प्रारूप समिति जो गठित की गई थी उसके जो सदस्य थे उन 7 सदस्यों को हम लोग भी देख लेते हैं। पहले थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे के मुंशी, चौथे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे बी.एल. मित्रा और सातवें थे डी.पी. खेतान। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 7 तो ये इम्पॉर्टेंट है मेंबर, साथ ही जो बी.एल. मित्रा थे इनका क्या हुआ कि थोड़े समय बाद ये हट गए और इनके स्थान पर कौन बने, एन माधव राव। ये इम्पॉर्टेंट है कि बी.एल. मित्रा के स्थान पर कौन आ गए, एन माधव राव। और डी.पी. खेतान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पर कौन आ गए, टी कृष्णाचारी। टी कृष्णाचारी जो आ गए डी.पी. खेतान के स्थान पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 7 सदस्य थे, 7 सदस्य में 2 सदस्य हट गए थे और उनके स्थान पर नए सदस्य शामिल हो गए थे, तो उन सदस्यों को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। जो संविधान के सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया वो तैयार किया गया बी.एन. राव के द्वारा, है ना, 1947 में, अक्टूबर 1947 में, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। तो जो बी.एन. राव द्वारा जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया इसमें कुल 243 अनुच्छेद थी और 13 अनुसूचियाँ थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया बी.एन. राव के द्वारा जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। ध्यातव्य है कि बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ, यानी जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, उस मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया है। जो प्रारूप बनाया गया था उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, है ना, वो तो नॉर्मली प्रारूप बना दिया गया, और उस प्रारूप पर पूरा विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। क्यों गठन किया गया, क्योंकि जो प्रारूप बनाया गया था बी.एन. राव के द्वारा, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, उन पर क्या किया गया था, विचार करने के लिए, उन पर विचार करने के लिए, आपसी विवाद करने के लिए, ताकि मजबूत पक्ष निकल के सामने आए, उसके लिए क्या किया गया, 7 सदस्यीय समिति गठित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचारोपरांत, अब प्रारूप समिति ने क्या किया, उस मूल पाठ पर विचार करने के बाद उसे संविधान सभा द्वारा दिए गए सुझाव, अब उसमें क्या किया, पहले तो प्रारूप समिति ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उसको संविधान सभा में रखा, और संविधान सभा ने उसमें कुछ कमियां गिनाई, उसमें सुझाव दिए कि भाई ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, इस चीज़ को ऐसे किया जा सकता है। तो उसके बाद भी
पहले तो प्रारूप समिति ने विचार किया, उसके बाद संविधान सभा ने विचार किया, उसके बाद 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। अब पूरा फाइनली प्रस्तुत हुआ संविधान सभा के समक्ष। इसमें क्या हुआ, अब इस पर वाचन होंगे, यानी बैठकें होंगी, उस पर वाद विवाद चलेगा, जो बेहतर चीज़ हो उसको लाया जाएगा। तो प्रथम वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा जो वाचन विचार जो चला वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तीसरा वाचन चला था, विचार चला था कि भाई कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला पॉइंट देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। जो प्रस्ताव अंबेडकर ने रखा यह कब पारित हुआ, 24 नवंबर 1949 को, जब फाइनली सब कुछ तय हो गया कि भाई ये सब चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, सारे सुधार हो गए। उसके बाद क्या किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित कब करने का प्रस्ताव रखा, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार या अडॉप्ट कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को रखा गया और इसी दिन क्या किया गया, इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया कि यह भारत का संविधान होगा। और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें जो 284 उपस्थित सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 हस्ताक्षर किसने किए, 284 ने। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, यानी जो उपस्थित सदस्य थे इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8 थी। यानी जो हस्ताक्षर किए थे उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 8 थे। इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इन्हें कुछ नाम दिए गए जैसे श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। यानी टोटल अधिवेशन अगर पूछा जाए कि भाई संविधान निर्माण के प्रोसेस में कितने अधिवेशन हुए, तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भी लगा था, जिसमें संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। जो हमने बताया जो प्रारूप बनाया गया था भीमराव द्वारा, उसके लिए उसके विचार करने के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उस पर कुल 114 दिन बहस हुई। भारतीय संविधान के पारित यानी अडॉप्ट करने जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू करके संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे उस समय जब इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी जो 12वीं बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, अंतिम रूप से संविधान पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और भारत का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और संविधान सभा भंग कर यानी संविधान सभा जो बनाई गई थी संविधान को गठन करने के लिए, उसे भंग कर दिया गया, उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया कि अब यही अंतरिम हमारी संसद हो जाएगी, यही फिर संविधान सभा। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। जो भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है वो अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त जो नाम है वह भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अनुच्छेद 394 में इस संविधान के लागू होने के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथियां हैं। 26 नवंबर 1949 को जब प्रभावी हुआ तो उस समय कुल 16 अनुच्छेद थे जो कि लागू हो गए थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 जो समय लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को।
कुछ नोट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर ने सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। यानी 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर ने सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। जो हाथी की प्रतीक था, इसको संविधान सभा का मुहर के रूप में अपनाया गया। सर BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, हमने पहले पढ़ भी चुका है ना। और संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेते हैं। HB आयंगर जो थे वो सचिव थे। LN मुखर्जी जो थे चीफ ड्राफ्टमैन थे। और प्रेम बिहारी नायर थे वो सुलेखक थे। और मदन लाल बोस और व्यूहर, ये जो मूल संस्करण का सजावट और सौंदर्यीकरण का काम इनको मिला था। सब ना छोड़िए, हम मदन लाल हो गए। संविधान सभा के समुदाय आधारित कुछ प्रतिनिधि देख लेते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति, भारतीय, ईसाई, पिछड़ी जनजाति, सिख और पारसी को इसमें जो मिली थी सीटें वो कैसी थी, किसको कितनी सीटें मिली थी। हिंदू को मिली थी 163, मुस्लिम को मिली थी 80, अनुसूचित जाति SC को मिली थी 31, भारतीय ईसाई को 6 और पिछड़ी जनजातियाँ जो थी उनको 6 मिली थी, सिख को 4 मिली थी और एंग्लो इंडियन को 3 मिली थी और साथ में पारसी समुदाय था, इसको भी 3 सीटें मिली थी। हम इसमें लिख देते हैं यहीं पर, पारसी समुदाय को 3 सीटें थी। इस तरह से ये थ्योरी पोर्शन जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। जो डिटेल में हमने पढ़ा है ये थ्योरी, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।